अगले महीने बढ़ सकती है अमेरिका में ब्याज दरें। 4 मई को हुई फेड की बैठक के मिनट्स जारी। बैलेंस शीट से धीरे धीरे बॉन्ड कम करने की योजना। बॉन्ड घटाने की योजना को अमेरिकी बाजारों का थम्स अप। 5 दिन लगातार रिकॉर्ड स्तर पर हुए बाजार बंद। एशिया की मजबूत शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर। आज है मई वायदा सीरीज की एक्सपायरी। सीएनबीसी आवाज के पोल में 62% ब्रोकर्स को 9,350 से 9,400 के बीच एक्सपायरी की उम्मीद। ओपेक और नॉन ओपेक देशों की अहम बैठक आज। जॉइंट मॉनिटरिंग कमेटी ने प्रोडक्शन कट 9 महीने बढ़ाने का दिया प्रस्ताव। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट थामने की है कोशिश। अब निजी कंपनियां बनाएंगी लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां। डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी को सरकार ने दी मंजूरी। एफआईपीबी खत्म करने का भी लिया फैसला। रेलवे जितनी अच्छी बनेगी उसका सबसे ज्यादा लाभ आम आदमी को ही होगा, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ आमदनी के स्रोत भी रेल के पास होने चाहिए ताकि रेल भी काम करे। यानी सभी चीजों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम उसका बर्डन पड़े। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, किराया बढ़ाना है मजबूरी। रेलवे की हालत सुधारने के लिए तलाश रहे हैं कमाई के दूसरे भी तरीके। अगर ये इसी प्रकार से अगर चलता रहेगा तो सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। सरकार इसमें बहुत संवेदनशील है और कठोर भूमिका लेने के लिए आगे पीछे नहीं देखेगी। सीमेंट कंपनियों पर भड़के रोड और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी। दामों में लगातार बढ़ोतरी से हुए नाराज। एस्मा के तहत सख्त कार्रवाई की बात। यूएसएफडीए ने ल्यूपिन के इंदौर प्लांट पर उठाए गंभीर सवाल। नहीं मिले पर्याप्त लिखित दस्तावेज। गलत इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल से भी है चिंतित। कल कमजोर आए थे नतीजे। सिप्ला, बॉश और आईओसी के नतीजे आज। 16% बढ़ सकती है सिप्ला की आय, 9% घट सकता है बॉश का मुनाफा और आईओसी से है मिले जुले नतीजों की उम्मीद। आज है मई सीरीज का एक्सपायरी का दिन। कहां होगी एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन मजबूत संकेतों के चलते रिकवरी कितनी होगी और कितनी टिकाऊ होगी, यही बड़ा सवाल अब भी है। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत खई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान। जुड़ चुके हैं powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले। आपका स्वागत है। और देखिए ग्लोबल संकेत किस तरह से नजर आ रहे हैं। ग्लोबली मार्केट्स में कोई दिक्कत नहीं है। यूएस देखिए फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। S&P 500 ने फिर से वहां पर नए रिकॉर्ड स्तरों को छुआ। फेड के जो पिछली बैठक के मिनट्स थे वो सामने आए। समझ में आ रहा है उन मिनट्स को पढ़कर कि अगले महीने वहां पर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, यानी वहां की इकॉनमी अच्छी चल रही है और इसीलिए देखिए यूएस में हो रही है तेजी और उसका फायदा मिल रहा है एशियाई बाजारों को भी। हांगकांग के मार्केट्स करीब 200 पॉइंट ऊपर। शंघाई देखिए सुधरता हुआ निचले स्तरों से। जापान देखिए सेंचुरी मार चुका है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है एशियाई बाजारों में। एक भी ऐसा मार्केट नहीं है जो लाल निशान में आपको इस समय कारोबार करता हुआ दिखे और यहीं से संकेत ले रहा है एसजीएक्स निफ्टी भी 37 पॉइंट ऊपर। आज निफ्टी की शुरुआत होगी 9,400 के ऊपर, ये समझ में आ रहा है। शुरुआत तो हो जाती है अच्छी, अंत थोड़ा कमजोर होता है। ये पिछले 3-4 दिनों से देखने को मिल रहा है। इंडो पाक टेंशंस आ जाती हैं कभी कुछ और। ये बताइए आज एक्सपायरी का दिन है, कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए खबरें क्या है ये तो पता नहीं। ठीक बात। अगर बॉर्डर की टेंशन बढ़ती तो इसमें कोई डाउट नहीं, कोई भी लेवल हो वहां से आपको कमजोर होना ही है। जो खबर पता नहीं उससे अलग हटकर अगर हम नतीजों और माहौल के लिहाज से देखें तो आज है रिकवरी का दिन और उसकी 3 बड़ी वजह मुझे दिखती है, बल्कि 4 कहूंगा। पहला है मजबूत ग्लोबल मार्केट्स। लगातार 5वां सेशन अमेरिकी बाजारों में शानदार मजबूती का। बॉर्डर पर जो टेंशन चल रही है उसमें कहीं किसी तरह की कोई नए डेवलपमेंट पॉजिटिव नेगेटिव साइड पर नहीं है, स्टेबल है, तो मैं उसे थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर मान रहा हूँ। तीसरा है फंड फ्लोज जो काफ़ी बेहतरीन है और चौथा है डेटा जो कि पोजीशंस में बदलाव हुए हैं पिछले 2-3 सेशन में। ये 4 पॉजिटिव ट्रिगर्स मुझे दिखते हैं जिसके चलते अगर 9,400 के आसपास निफ्टी खुलता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, वोलेटाइल रह सकते हैं मार्केट में और ऐसे में खासतौर से ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। आपको दोनों तरफ ट्रेड के मौके मिल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज शॉर्ट करने की राय नहीं है। पुट कॉल रेशियो आगे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन 1.07 पर यह साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि बाजार
बहुत ज़्यादा हल्के हो चुके हैं एक्सपायरी के दिन, और तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स जो कमज़ोर थे वो सब के सब सिस्टम से बाहर हो चुके हैं। यानी कि अब और ज़्यादा बिकवाली का प्रेशर आए तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से, इसकी संभावना काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी एक 50 पॉइंट की रेंज ऐसी है जो आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। 9350, 9400 इसके बीच में ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। 9300, 9350 ये 50 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट है। तो अगर आप 9350 के नीचे ट्रेड करें, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो आपको 50 पॉइंट की रिस्क नीचे खुलती हुई नजर आती है। 9400 जिसके आसपास SGX निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है, वहाँ पर आप टिके तो 50 पॉइंट की अपसाइड आपके लिए आज ही बनती हुई दिखती है। 9400 के ऊपर टिकने पर आज जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो आसानी से निफ्टी को और 50-75 पॉइंट भी ले जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको सरप्राइज मिलना है आज, तो वो पॉजिटिव साइड पर मिलना है बजाय नेगेटिव साइड पर। अगर 9400 को आपने घंटे 2 घंटे होल्ड कर लिया और किसी तरह की अगर बुरी खबर आपको दिन के दौरान न मिले, तो सेकंड हाफ में आपको फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। 22450, 22500 कल भी हमने कहा निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और वहीं से निफ्टी, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी, और वहीं से बैंक निफ्टी ने रिकवरी देना शुरू किया। मुझे लगता है अगर आज रिकवरी हुई, जिसकी संभावना दिख रही है, तो लीडरशिप बैंक निफ्टी से भी आएगी, बैंकिंग शेयरों से भी आएगी, और मिड कैप से भी आएगी जो पिटे हुए हैं। तो मैं रिकवरी के लिए प्ले करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ। और उसकी 2 वजह है, एक तो एक्सपायरी का दिन, और दूसरा जिस न्यूज़ फ्लो का हमें पता नहीं, वो कभी भी हमें हिट कर सकता है। तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें। निफ्टी खरीदें, 9300 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 9400, 9450 का टारगेट। अगर आप 9400 के आसपास खुल जाए तो कल के लोस पर स्टॉप लॉस लगा लें, जो कि 9340 का होगा। तब आपका टारगेट 9450 और 9475 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी बहुत क्लियर कट स्टॉप लॉस है, एकदम वेल डिफाइंड, 22450, 22700, 22800 बैंक निफ्टी पर मुझे आते हुए दिख रहा है। तो मैं आज पॉजिटिव साइड पर सेक्टर्स में बैंक्स पर पॉजिटिव रहूंगा, इंफ्रा पर पॉजिटिव रहूंगा, और कुछ हद तक डिफेंस शेयरों पर मुझे तेजी का रुझान नजर आता है। नेगेटिव साइड पर फार्मा हमारा नेगेटिव पसंद अब भी है, लगातार तीसरे दिन। सीमेंट लगातार 3 दिन से 2 दिन से हम कह रहे हैं सीमेंट पर नेगेटिव रही है। आज भी खबरें सीमेंट के लिए खराब है, तो सीमेंट पर मैं अब भी नेगेटिव रहूंगा। उछाल मिले तो वहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। तो ये आज के लिए रणनीति 9400 आज का की लेवल है। बिल्कुल, तो 9400 पर नजर रखिए। 2 दिन से इसके नीचे जाकर समाप्त कर रहा है। आज देखना होगा एक्सपायरी क्या इसके ऊपर होती है, नीचे होती है। लेकिन हमने एक पोल कराया, वो आपके सामने रखते हैं। 62% पार्टिसिपेंट्स ने माना 9350 से 9400 के बीच एक्सपायरी हो सकती है। वागले साहब को क्या लगता है एक्सपायरी कहाँ होगी, और आज के लिए वो किस तरह से ट्रेड करेंगे मार्केट को, इस पर बात करते हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ होने वाली है एक्सपायरी, और क्या आज रणनीति क्या है आपकी? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग जी। मैं 3 दिन से 9330 का टारगेट दे रहा हूँ। कल 9340 से घुमा है जी हाँ। और ये लेवल पे कल मैं बोल रहा था कि वी आर नियरिंग द बॉटम, लेकिन कल मैं मंदी में था, आज मैं मंदी में नहीं हूँ। हाँ, ऐसे नहीं कि मैं भयंकर तेजी में हूँ, मेरे 2 बाय 2 सेल है, पहले तो ये कह दूं। लेकिन मुझे लगता है निफ्टी में थोड़ा चॉपीनेस होगा, शायद बॉटम बन गया, अर्ली साइंस है। मैं कल ही बता पाऊंगा, वो भी आज भी नहीं बताऊंगा, वीकली जब ये आएंगे। बैंक निफ्टी 22,400, 22,700 ये रेंज है। अनिल जी के साथ थॉट प्रोसेस मैच हो रही है। अनिल जी को बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। हाँ। और मेरा टॉप स्टॉक बैंकिंग है, तो एक प्लेन पे है हम, ये अच्छी बात है। और 2 बाय 2 सेल है, अपॉर्चुनिटीज तो दोनों साइड होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम में कहूंगा, बनने के कुछ लक्षण मुझे दिख रहे हैं। ठीक बात है। और आप कल भी कह रहे थे हम बॉटम के करीब आते हुए दिख रहे हैं। नियर एट 9400 के आसपास एक्सपायरी होगी। चलिए, तो वो बैंक में एक बात लीक कर देता हूँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक का इनका टॉप पे क्या, कौन सा वो बैंक है, वो बागले साहब के मुंह से हम खुद ही सुनेंगे, और क्या टारगेट्स हैं उसके लिए। लेकिन बात करते हैं आज के एफआई और डीआई के डेटा की। आप देखिए, पिछले एक हफ्ते में एफआई ने करीब 2500 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है कैश मार्केट में, और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उससे ज़्यादा खरीदारी करी है, 3400 करोड़ के आसपास। उसके बावजूद निफ्टी 150 पॉइंट और मिड कैप इंडेक्स 1300 पॉइंट लुढ़का है। अच्छी बात यह कि कल के दिन छोटी सी सही खरीदारी का फिगर है। होपफुल है, या फिर ये फिगर जो आया है 80-82 करोड़ रुपए की खरीदारी का, ये दरअसल एक्सपायरी के आसपास का फिगर है, इसको तवज्जो नहीं देंगे? 2 तरीके से। पहला तो मैं होपफुल हूँ और मैं पॉजिटिव इन फिगर्स को देखकर। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि इतनी खरीदारी के बावजूद मार्केट गिरा है, देखिए एक्सपायरी का हफ्ता है। एक्सपायरी के हफ्ते में फंड्स के अलावा ट्रेडर्स की भी और बड़े इन्वेस्टर्स की भी अपनी पोजीशंस होती हैं जो अपनी हल्की करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से दबाव है। एक बात समझनी चाहिए कि जब ट्रेडर्स बिकवाली करते हैं, ट्रेडर्स का व्यू एकदम शॉर्ट टर्म होता है। वो खबरों के दम पर, माहौल के दम पर अपने बाइंग और सेलिंग का
एक ट्रेड लेते हैं, लेकिन फंड्स जो ट्रेड लेते हैं वो आज और कल के लिए नहीं लेते हैं, उनका व्यू थोड़ा सा लंबा होता है। तो अगर फंड्स दोनों ही तरह के एफआईज और घरेलू फंड दोनों खरीदारी कर रहे हैं, भले छोटे छोटे आंकड़े दिख रहे हैं कि 82 करोड़ खरीदा उन्होंने, 197 करोड़ यहाँ पर घरेलू फंड ने खरीदा, लेकिन आंकड़ा खरीदारी का है, बिकवाली का नहीं है। दूसरी बात, बेहद पॉजिटिव आंकड़ा है स्टॉक फ्यूचर्स का। कल 1300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे और ये खरीदारी कम नहीं होती। तो फिर बड़ा सवाल ये कि अगर 1300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, कैश में खरीदारी है, तो फिर बाजार इतना बढ़ा क्यों नहीं, नीचे क्यों बंद हुआ? तो उसका जवाब ये है कि कुछ एडजस्टमेंट एक्सपायरी के वक्त के होते हैं जो आपको आंकड़ों में दिख रहे हैं। यही अगर आंकड़ा किसी और दिन का होता 1300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी का, तो निफ्टी आसानी से आपको 50 पॉइंट ऊपर खुलते हुए नजर आता। लेकिन एक्सपायरी के अपने एडजस्टमेंट्स हैं, थोड़े शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन फिर भी इन आंकड़ों में ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं है जो आपको डराए। और खासतौर से जब आपके सामने एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन अगर एफआईज एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक लगातार निचले स्तरों पर खरीदारी कर रहे हैं, तो फिर आप ये मानकर चलें कि आपके लिए अहम सपोर्ट लेवल मेंटेन होते हुए दिखेंगे। तो मुझे इन आंकड़ों को देखकर थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान बनता है, थोड़ी सी मजबूती के आसार दिखते हैं। बिल्कुल, चलिए तो आंकड़े तो पॉजिटिव है, एफएनओ के आंकड़े कैसे हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं वागले साहब के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज कौन से हैं। सर बताइए। हेमंत, मैं पहले तो इंडसइंड बैंक के साथ बाय करके जाना चाहूँगा। पॉजिटिव पैटर्न है, बॉटम पे सपोर्ट लिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से घुमा है, तो ये 1396 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1451, 1 से 2 दिन का व्यू है। दूसरा कॉल है सेल इन आइडिया, जो मुझे वीक लगता है। कल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, मुझे लगता है और डाउनसाइड होगा। 81 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 72। और देखिए 7% की कमजोरी कल एक ही दिन में देखने को मिली। और बैंक्स, सारे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देख लीजिए, बाजार को कल भी इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, तो उसमें बेस्ट है इंडसइंड बैंक। वागले साहब के हिसाब से अभी एक जोड़ी और बाकी है बाय और सेल की, वो हम पूछेंगे आगे उनसे, लेकिन पहले एफएनओ की बात करते हैं। आप कह रहे थे कि पुट कॉल रेशियो 1.07 पर आ गया है, 4-5 दिन पहले 1.41 पर था, तब आप कह रहे थे कि मंदी तो होगी, हुई भी। ये बताइए, यहाँ से बाउंस करने के लिए लेवल अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, और थोड़ा अगर आज और सुबह सुबह कम हो जाए तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। और वो हो भी सकता है, वो इसलिए होगा कि अब तक तो जब नीचे जा रहा था तो कमजोरी वाले ट्रेडर्स की तरफ से प्रेशर था, और वो पोजीशन कम कर रहे थे, इसलिए पुट कॉल रेशियो ऊपर आ रहा था। आज हो सकता है थोड़ा सा मजबूत खुले, तब भी जो ट्रेडर्स तेजी की पोजीशन बनाकर बैठे हैं उन्हें लगेगा कि हमारी प्राइस आ रही है, हमें निकलना है, तो उनका निकलने का व्यू ज़्यादा है। तो पुट कॉल रेशियो अगर 1 के आसपास आ जाए तो मुझे लगता है वहाँ से आप एक बाउंस बैक निफ्टी में और देख सकते हैं। तो ये एकदम कंफर्टेबल लेवल पर है, बहुत बेहतरीन है। और अगर गलती से बाजार किसी भी रीजन से आपको करेक्ट होता हुआ नहीं दिखे, कोई भी न्यूज़ फ्लो से बाजार में बिकवाली तेज आ जाए, तो 9300 और 1 के नीचे का पुट कॉल रेशियो, ये दोनों कॉम्बिनेशन जहां मिले वहीं पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लीजिए, वहीं पर फ्रेश खरीदारी कर लीजिए। लेकिन एक्सपायरी का दिन है, अगर फ्रेश खरीदारी करें तो स्टॉप लॉस 25 से 1 पॉइंट का जरूर रख लीजिए, लेकिन वो लेवल होगा जहां पर आपको डेफिनेटली खरीदारी करनी है, बिना सोचे समझे। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कैसा भी न्यूज़ फ्लो आ जाए 25 पॉइंट की रिस्क लेकर एक ट्रेड जरूर आपको लेना चाहिए, वो होगा नीचे की तरफ। अब मैंने आज ये कहा कि 9350, 9400 ट्रेडिंग जोन है। क्यों है 9350? कल का एक ऐसा लेवल है जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, पुट में भी और कॉल में भी। जुड़े 3 ही लाख शेयर हैं पुट में, लेकिन कॉल्स में 12 लाख शेयर जुड़े। अब होगा क्या, आज आप मजबूत खुलेंगे तो कल जिन ये ट्रेडर्स ने कॉल्स बेचे हैं वो सुबह सुबह शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे, वो 9400 के आसपास सपोर्ट देंगे। तो निचले स्तर पर 9350 अब आपके लिए एक बेस का सपोर्ट का काम करेगा। 9400 ऊपर का रेंज जो मैंने दिया नो ट्रेडिंग जोन का, वो इसलिए कि 9400 के लेवल में कल 11 लाख शेयर पुट में से कम हुए हैं, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स कहीं कहीं बैकफुट पर जा रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि 9400 को पार करेंगे नहीं, और 9400 पर कॉल्स में 20-43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने कॉल्स बेचे हुए हैं वो इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये 50 पॉइंट की रेंज इसलिए आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाती है। इस रेंज के बाहर जिस तरफ बाजार निकले एक 50 पॉइंट का मूव आने की संभावना बनती है। तो अगर आप आज 9400 पर मेरे ख्याल से खुलेंगे, वहाँ उसके आसपास वक्त बिताएंगे, आपको निफ्टी ट्रेड करने का मौका नहीं देखा। लेकिन अगर 9400 के ऊपर टिक गए तो फिर आप एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, और ना टिके तो फिर एक बार हो सकता है आप 9350 की तरफ फिर से फिसलते हुए भी नजर आए। तो इसलिए ये लेवल्स काफ़ी अहम है। जहाँ तक एक्सपायरी की रेंज का सवाल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद 9400 के आसपास अगर एक्सपायरी मिलती है, उन लेवल पर भी मिल जाती है तो खुश होना चाहिए कि अच्छी एक्सपायरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जनरली जून सीरीज बहुत अच्छी नहीं होती बाजारों के लिए, वोलेटाइल काफ़ी होता है। जून का महीना जनरली बड़ी रेंज दिखाता है, और ट्रेडिशनली जून के महीने में
ज़्यादातर वक्त आप बाजार को नेगेटिव साइड पर ट्रेड करते हुए देखते हैं। कम से कम एक चीज़ पक्का है कि जून में आपको भारी उतार चढ़ाव दिखेगा। तो इस लिहाज से आप अगली सीरीज़ के लिए अपनी पोजीशन जो लेकर जा रहे हैं, अब ये उतार चढ़ाव किसी भी तरफ हो सकता है, पॉजिटिव साइड पर भी, नेगेटिव साइड पर भी, लेकिन जो माहौल इस वक्त है उसको देखते हुए अगर आप अपनी रोल ओवर की पोजीशन थोड़ी हल्की रखें तो वो बेहतर होगा। तो ये आज के लिए आपकी रणनीति होनी चाहिए। नज़र रखें 9400 के ऊपर टिकने पर या 9350 के नीचे फिसलने पर, और एक्सपायरी अगर 9400 के आसपास होती है तो सेटिस्फाइड अच्छी मानी जाएगी। बिल्कुल। और जून सीरीज़ के दो अहम इवेंट्स भी आपको बता दूं, एक तो मॉनसून अपनी सही समय पर आता है या विलंब से आता है, और दूसरा जीएसटी का रोल आउट 1 जुलाई को होने वाला है। उससे पहले जून का महीना है तो होता है 1 जुलाई को, ये सब मानकर चल रहे हैं। अगर कोई विलंब होता है तो दिक्कत की बात, और अब भी अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी तो बनी हुई है ही, जिस तरह से रेट्स तय हुए हैं। तो इन दो इवेंट्स के ऊपर हमारी नज़र रहने वाली है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे दूसरे मेहमानों को भी जोड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि वो मार्केट को किस तरह से आज अप्रोच कर रहे हैं। और तुरंत बाद तो हम आपको बताने वाले हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को आज के दिन किस तरह से ट्रेड करने की राय है। 40 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी की मजबूती और बढ़ती हुई। तो ऐसे बाजार में 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, आइए बताते हैं आपको। सेमी भौमिक कह रही है तेजी करके चलिए, 9400 के ऊपर भी निकल सकता है। 9420 का उनका टारगेट है। 9340 का स्टॉप लॉस रखिए। खरीदारी की राय श्रीकांत चौहान की, स्टॉप लॉस 9300 और टारगेट है 9430 का। आशुतोष सरना भी बुलिश, 9420 की बात वो भी कर रहे हैं, 9320 का स्टॉप लॉस रखिए। खरीदारी का इरादा है निशान जिनका, कल के लोज 9340 पर लगाएंगे स्टॉप लॉस, ऊपरी स्तरों पर 9429 का लक्ष्य। विवेक गुप्ता कह रहे हैं उछाल में बिकवाली करिए, और बिकवाली कहाँ करनी चाहिए, 9380 9390 के आसपास, और 9310 तक लुढ़क सकता है। निफ्टी 9440 का स्टॉप लॉस रखें। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट हैं बुलिश, 1 बेरिश। तो राय खरीदारी की तरफ ज्यादा, और रेंज जो दिख रही है निफ्टी पर अहम सपोर्ट की वो है नीचे 40 पॉइंट की। 9300 से लेकर 9340 वो रेंज है जहां पर निफ्टी लेगा मजबूत सपोर्ट, और 9400 9440 वो रेंज है जहां पर जाकर रुकेंगे बाजार। तो इन रेंज को आपको करना है ट्रेड आज, लेकिन बायस पॉजिटिव साइड पर। बिल्कुल। चलिए, तो ये बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन सी वो 5 खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहेंगे फोकस में, आइए देखते हैं 5 का पंच, यानी टॉप 5 स्टॉक्स। ओपेक और नॉन ओपेक बैठकों की जो मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चल रही है उसमें एक प्रस्ताव रखा गया है कि जो प्रोडक्शन कट यानी कि उत्पादन में कटौती का पहले जो प्रस्ताव चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, उसे 9 महीने के लिए और आगे बढ़ाया जाए। और अगर ये रिकमेंडेशंस मान ली जाती है तो जाहिर सी बात है ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि कच्चा तेल थोड़ा मजबूत बना रहेगा। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओईसी जैसे शेयरों के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर सेंटीमेंट के लिहाज से। और नजर रखिएगा आज डिश टीवी पर, यह आज का एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए, मुनाफे में आने की खबर थी, 28 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा इस कंपनी ने पेश किया है इस तिमाही में, और मार्जिन्स भी देखिए कमज़ोर आए हैं। साथ ही अब ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको डाउनग्रेड किया है, तो आज ये स्टॉक रहेगा सबके रडार पर, नेगेटिव साइड पर। फोर्टिस हेल्थ केयर और क्लेरिस लाइफ, ये 2 शेयर ऐसे हैं जहां पर एफआईएस की निवेश की सीमा 24% की पूरी हो चुकी है। और अब नई खरीदारी एफआईएस तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोई दूसरी एफआईएस बेचे नहीं, तो उसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव। HDIL के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। गोल्डमैन सैक्स के पी-नोट्स में 28 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है, 84 रुपीज़ के आसपास। कल एफएनओ के बैन से बाहर आया और थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा था, और अब ये खबर आती हुई तो आज शेयर पर रहेगी नज़र। सिंटेक्स ये आज वायदा कारोबार में आखिरी दिन रखने वाला है, क्योंकि इसके बाद डीमर्जर होगा इसका। लेकिन इससे पहले एक दिन क्रेडिट स्विस और मेरिल लिंच, ये 2 बड़े एफआई ब्रोकरेजेस हैं जिन्होंने इन शेयरों में बिकवाली की है। 33 लाख शेयर बेचे हैं मेरिल ने और 30 लाख शेयर बेचे हैं क्रेडिट स्विस ने। वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट नितिन मुरारका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, एसएमसी ग्लोबल के नेशनल डेरिवेटिव हेड। नितिन जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। एक्सपायरी का दिन है आज मेष सीरीज का, बताइए क्या अंदाजा है आपका, किन लेवल्स पर आज निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है और ट्रेड कैसे किया जाए निफ्टी को? देखिए, अगर करंट मंथ मई की एक्सपायरी देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी 94 से 9350 के बीच में होनी चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि 3-4 दिनों में काफी ज्यादा कॉल राइटिंग 94 पे हुई है,
और वो कॉल राइटर्स ऊपर काफी प्रेशर देने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स में इस डेटा को देखेंगे तो कल करीब 1-1:15 बजे 40 से 45 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट 5 मिनट के अंदर ऐड हुआ था और उसके बाद निफ्टी में 40-50 पॉइंट की गिरावट आई थी और वो करीब 9410 की रेंज में ऐड हुआ था। तो मुझे लगता है आज ओपनिंग के बाद वो लेवल प्रेशर की तरह एक्ट करेगा। तो मैं समझता हूं जो आज एक्सपायरी आनी चाहिए वो 9400 से 9350 की रेंज में आनी चाहिए और 9400 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें बाइंग के ख्याल से आज अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो लगता है कि उसकी टाइम वैल्यू ओपनिंग के बाद जा सकती है, गिर सकती है। ओके चलिए तो यहाँ पर हो सकती है एक्सपायरी, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो नितिन मुरारका जी को पसंद है, संदीप वागले जी के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ कौन से हैं, इस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप वागले साहब हमारे स्टूडियो में, नितिन मुरारका जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब बारी है इनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ जानने की। वागले साहब, आपने कहा इंडसइंड बैंक में लॉन्ग पोजीशंस बनाए और टाटा मोटर्स में आप थोड़े से बेयरिश हैं, बताइए। और माफ कीजिएगा, आइडिया पर आप बेयरिश हैं। टाटा मोटर्स आपको अच्छा लगता है? टाटा मोटर्स DVR में मेरा आज बाय है। ओके। कल रिजल्ट के बाद जिस तरह से सस्टेन हुआ है मुझे लगता है और थोड़ी अपसाइड होगी। 273 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 282, 1 से 2 दिन का व्यू है। और बेचने में ग्रैन्यूल्स में मुझे अभी भी वीकनेस दिखाई देती है। फार्मा वैसे भी वीक है तो वो सेंटिमेंट में आज थोड़ा सा नीचे हो सकता है आज और कल में 138 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 124। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बिकवाली का मौका है ग्रेन्यूल्स में। चलिए इससे पहले मैं नितिन जी के पिक्स लूँ। नितिन जी से एक राय मैं सोच रहा हूँ बैंक निफ्टी पर भी ली जाए। इंटरेस्टिंग है क्योंकि बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर दिखा है। नितिन जी बताइए यहाँ पर एक्सपायरी कहाँ हो सकती है और एक्सपायरी के पहले बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे? देखें जी, जो इस पूरी एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में 23,000 की कॉल में हर वीकली एक्सपायरी में हम लोगों ने राइटिंग देखी और कंटिन्यूअस 13 लाख 14 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट 23,000 की कॉल्स पे था। तो वो काफी स्ट्रांग रेसिस्टेंस आपको पूरे जून एक्सपायरी में दिखाएगा और रोलोवर्स के जो डेटा दिख रहे हैं वो लग रहे हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट साइड हैं, थोड़े से वीक हैं क्योंकि लास्ट 4-5 दिनों में जो भी ओपन इंटरेस्ट एडिशंस हुआ है नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स में वो करीब 22,600 22,650 के आसपास है और बैंक निफ्टी उसके नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो एक्सपायरी आज की आनी चाहिए वो 22,500 या उसके नीचे आ सकती है क्योंकि कल 22,500 की कॉल्स में राइटिंग थी और 22,600 की कॉल में भी राइटिंग थी, बट 22,500 की पुट्स, 22,300 200 इनकी पुट्स में कुछ भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं था। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी अगर ऊपर खुलती है, निफ्टी जैसे SGX ऊपर है तो एक दबाव दोबारा से बन सकता है और मैं समझता हूं रोलोवर्स थोड़ा सा नेगेटिव डेटा लग रहा है क्योंकि लास्ट 4-5 महीनों के बाद फर्स्ट टाइम थोड़ा डेटा ऐसा दिख रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में स्लाइटली लो रोलोवर्स हो रहे हैं। स्टॉक्स में भी अनवाइंडिंग है, रोलोवर्स बहुत ज्यादा नेक्स्ट मंथ में नहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ी वीकनेस बढ़ सकती है, 22,500 के आसपास एक्सपायरी आने की संभावना लगती है। ओके चलिए, तो बैंक निफ्टी चलने की संभावना थोड़ी सी कम है आज के दिन। तो फिर बाजार देखेंगे कौन से स्टॉक्स हैं जो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आज दिखाने वाले हैं। लेकिन ये बताइए नितिन जी, आपके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ कौन से हैं? कहाँ पर आप तेजी करेंगे, कहाँ पर आप मंदी करेंगे? देखिए, आज मैंने 2 स्टॉक्स वीकनेस के लिए, सेलिंग के लिए निकाले हैं। एक तो डिश टीवी है, इसमें कल रिजल्ट्स आने के बाद ओपन इंटरेस्ट में बहुत तेजी से अनवाइंडिंग देखी गई। इनफैक्ट करंट मंथ में तो ओपन इंटरेस्ट घटते ही हैं, इसके साथ साथ नेक्स्ट मंथ में भी हम लोग देख रहे थे कि पोजीशन बिल्टअप नहीं हो रही थी और पोजीशंस का नेट ओपन इंटरेस्ट जो डिक्रीज है वो करीब 13% है और रोलोवर्स भी हम देखेंगे कि हो नहीं रहे हैं अगले महीने में। पिछले महीने 75% का रोलोवर था, इस बार केवल अभी तक करीब 55% का रोलोवर है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें नीचे के टारगेट 85 से 82 तक के मिल सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस 94 के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा जस्ट डायल, जिसमें कल शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखी, करंट एंड नेक्स्ट मंथ दोनों को मिला के करीब 7.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था और इसमें जो रोलोवर्स हुए थे पिछली बार 68% थे, अभी तक 60% है और ट्रेंड जो है कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। तो मैं समझ रहा हूं कि जस्ट डायल के टारगेट्स आपको इस एक्सपायरी में नेक्स्ट 4-5 दिनों में 440 रुपए तक मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस करीब 490 के आसपास का बनता है। ओके, तो ये हैं स्टॉक्स जहां पर आज आपके लिए होंगे मौके ट्रेडिंग के, लेकिन शॉर्ट साइड पर जस्ट डायल बेचें, डिश टीवी बेचें, ये राय है नितिन जी की। चलिए, लेकिन एफआईज क्या राय दे रहे हैं, कहां पर
आज आपको नजर रखनी चाहिए, और खासतौर से वो स्टॉक्स जहां पर नतीजों के बाद रिपोर्ट्स जो आती हैं एफआईएस की तरफ से वो बड़ी अहमियत वाली होती हैं। सोनम मेहता हमारे साथ है, हमारी सहयोगी, आज ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर। सोनम बताइए पहले तो ल्यूपिन कैसी है रिपोर्ट्स? ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस लुपिन के नतीजों से खुश नहीं हैं। उनका यही मानना है कि वित्त वर्ष 2016 लुपिन के लिए बेहद ही चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि यूएस मार्केट में काफ़ी प्राइसिंग प्रेशर है, कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा, और रेगुलेटरी इश्यूज भी बने हुए हैं, और इसलिए ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने लक्ष्य घटाए हैं अपने। CLSA ने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, 22 से अब आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है। लक्ष्य को घटा दिया है 1760 से लक्ष्य को घटाकर 1350 का कर दिया है। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1500 से घटाकर 1275 रुपए का दे दिया है। डॉइचे बैंक ने लुपिन पर होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1513 से घटाकर 1329 रुपए का दिया है। क्रेडिट स्विस ने, माफ कीजिएगा, गोल्डमैन सैक्स ने लक्ष्य घटाया है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1990 से लक्ष्य को घटाकर 1360 का कर दिया है। वहीं नोमुरा ने अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को नहीं बदला है, 1451 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। उनके मुताबिक आगे चलकर कंपनी जो लॉन्चेस करेगी वो शायद यूएस मार्केट के गिरावट को रोक सकेगी। ये है वो स्टॉक जिस पर आज भी नजर रहने वाली है। नतीजों के बाद कल फिसला और ब्रोकरेज हाउसेस आज भी इस पे बड़े। सोनम ये बताइए, भारत फाइनेंशियल्स और दूसरे स्टॉक्स के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स हैं आज? भारत फाइनेंशियल के लिए आज तगड़ा अपग्रेड आया है क्रेडिट स्विस की तरफ से। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है, लक्ष्य को बढ़ाया है, 760 से लक्ष्य को बढ़ाकर 800 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 20% का अपसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। उनका मानना है स्टॉक में जो करेक्शन आया है वो अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंट्री के लिए। आगे चलकर आने वाले सालों में स्टॉक 24 से 25% का ग्रोथ दिखा सकता है। CLSA ने डिश टीवी पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य को घटा दिया है क्योंकि उनका नतीजे पसंद नहीं आए हैं। लक्ष्य को 125 से घटाकर 112 का कर दिया है। उनका मानना है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज कमजोर थे, डिमोनेटाइजेशन का दबाव अभी बना हुआ है और इसलिए रेवेन्यू और एबिटा एस्टिमेट्स को वो घटा रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच को अदानी पोर्ट्स के नतीजे बेहद ही पसंद आए हैं। उन्होंने लक्ष्य को बढ़ा दिया है, 395 से लक्ष्य को बढ़ाकर 401 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 20% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने वित्त वर्ष 2017-19 की EPS एस्टिमेट को 8% से बढ़ा दिया है। CLSA ने भारत फोर्ज पे अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1300 का दे रहे हैं। उनका मानना है आगे चलकर ऑपरेशन परफॉर्मेंस में एक अच्छा खासा टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। भले ही वित्त वर्ष 2017 कमजोर रहा हो, लेकिन आने वाले अगले 3 सालों में कंपनी की EPS में मजबूत 25% की ग्रोथ दिखाई दे सकती है। ओके, तो बेहतरीन रिपोर्ट्स है आज सोनम, शुक्रिया। काफ़ी रिपोर्ट्स आज आपने दी और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही है डिश टीवी, बेहद कमज़ोर, ख़राब, किसी भी एंगल से देखें नतीजे। हालांकि नितिन जी ने इस पर आज अपनी शॉर्ट कॉल भी दी है। इसके अलावा ल्यूपिन, ये भी एक और कमज़ोर नतीजों वाला स्टॉक, और यहाँ पर भी डाउनग्रेड्स, और साथ ही यूपिन के लिए फिर से कल देर शाम की एक खबर जो हमारे नेटवर्क की एक्सक्लूसिव की, कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी आए हैं इनके प्लांट के लिए। तो ल्यूपिन पर ही एक राय और ले ली जाए। ये बताया नितिन, क्या लुपिन एक परफेक्ट शॉर्ट कैंडिडेट है नतीजों के बाद? लेकिन जी लुपिन के डेटा में एक और इस बार अच्छी चीज ये है कि पिछली बार इसके रोलओवर्स करीब हुए थे 62% और अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी 64% कल तक रोलओवर्स हो चुके हैं। यानी कि जो आज की क्लोजिंग में रोलओवर्स आएंगे वो काफी अच्छे रोलओवर्स आएंगे और कंटिन्यूअस ट्रेंड नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव रोलओवर्स हो रहे हैं तो जो इंडिकेट कर रहा है कि ये डाउनग्रेड्स भी आ रहे हैं, ट्रेंड्स भी नेगेटिव है। तो मैं समझता हूं ये धीरे धीरे नीचे करीब 1100 की तरफ स्टॉक मूव कर जाना चाहिए। तो इस लेवल पे भी बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। ट्रेंड नेगेटिव है, आपको 1250 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख करके नीचे 1100 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। चलिए, तो ये लेवल्स लुपिन पर आ सकते हैं। डिश टीवी में भी कमजोरी देखने को मिली। कौन से लेवल्स डिश टीवी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नंबर्स तो बहुत खराब आए हैं। अगले साहब चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? हेमंत, आज बाउंस बैक मिलता है मार्केट के वजह से, तो मैं समझता हूँ 92, 93 के जो लेवल्स है, आई थिंक क्लोज 91 के आसपास है, वहाँ पर बेचना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 94 के ऊपर जाएगा। ऑन द डाउन साइड 82 के मेरे टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर लुपिन में करनी चाहिए आपको बिकवाली, लेकिन माफ कीजिएगा डिश टीवी में। लेकिन अदानी पोर्ट एक और स्टॉक है जहाँ पर कल बेहद दमदार नतीजे आए, लेकिन नतीजे के बाद स्टॉक में उतना एक्शन दिखा नहीं, शायद पहले भाग चुका था, लेकिन आज फिर से अपग्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं। मेरिल लिंच ने टारगेट थोड़ा सा बढ़ाया है, 395 से 401। ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छे नंबर्स के दम पर मजबूत नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं चार्ट्स? वागले साहब, खरीदने का इरादा है आपका?
अनिल जी परसों बेरिश था और वो मुझे लगता है वो सारा डिस्काउंट हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं कुछ करूंगा तो बाय करूंगा और 350 352 ये लेवल मेरा टारगेट होगा और 335 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक वीक होगा। भारत फाइनेंशियल्स, इस स्टॉक ने सबका पेशेंस टेस्ट किया है। फरवरी में खबरें आ रही थी कि मार्च 31 से पहले भारत फाइनेंशियल्स की डील हो जाएगी, इंडसइंड बैंक खरीद लेगा, फिर कुछ और बैंकों का नाम भी सामने आया और कल पहली बार भारत फाइनेंशियल्स के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि देखिए वो बातचीत तो काफ़ी सारे बैंकों से कर रहे हैं। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़े सारे लोग इसको देखकर राहत भी मानेंगे अनिल, क्योंकि बहुत समय से इस शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है, काफ़ी समय तो इस सीरीज में बैन में रहा। आज जो लक्ष्य आया है वो 760 से बढ़ाकर 800 का आया है। ये बताइए इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए कौन से हैं? मुझे याद है हम कहते थे कि ये गिर सकता है, डिलीवरी भी हो तो एक बार बेच दीजिए, निचले लेवल पर ये शेयर मिलने वाला है और क्या अब नीचे के लेवल्स आ गए हैं खरीदारी करने के, या आपको लगता है और डाउनसाइड बाकी अभी? हेमंत, अगर आप मैं सही हूँ तो मुझे लगता है ये जो हमने डिस्कशन किया था वो 730 740 के आसपास लेवल्स में किया था और वो भी कुछ थर्ड वीक ऑफ बिल्कुल और वहां से काफी कुछ गिरा है, ऑलमोस्ट 60 70 80 रुपए गिरा है। लेकिन बैन में था और हम कहते थे देखिए शॉर्ट तो आप नहीं कर पाएंगे एफएनओ में, तो एक काम करिए डिलीवरी भेज दीजिए। बिल्कुल, और ये सिर्फ 5 दिनों में हुआ है। जी हाँ, 5-6 दिनों में। तो यहाँ पर मैं इतना बेरिश नहीं हूँ, लेकिन बाय करने के लिए मुझे ऐसा कोई पैटर्न या वॉल्यूम बिल्टअप नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर आपने किसी ने ऊपर में बेचा है और आपको वापस लेना है तो ये लेवल सही है, 660 शायद 640 630 तक चला जाए, बट फ्रेश बाइंग के लिए मेरे पास ऐसा कोई ये नहीं है। चलिए तो नई खरीदारी के लिए करें इंतजार, लेकिन देखते हैं आज स्टॉक में किस तरह का एक्शन नजर आता है इस रिपोर्ट के बाद। लेकिन एक्शन दिखेगा सीमेंट शेयरों में, जो कि पिछले 2 सेशन से बेहद कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि सीमेंट शेयरों में बिकवाली करनी चाहिए और आज एक बड़ा कारण है सीमेंट शेयरों के लिए और कमजोरी का। क्या है वो कारण, क्यों सीमेंट शेयर और कमजोर हो सकते हैं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और कल होंगे मोदी सरकार के 3 साल पूरे और इन 3 सालों का हिसाब किताब सीएनबीसी आवाज ने मांगा है मोदी सरकार के हर एक मंत्री से और हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि 3 सालों में क्या कुछ उन्होंने सही किया, क्या गलत किया, आगे के 2 साल में और क्या कुछ करने वाले हैं। और ऐसा ही एक इंटरव्यू बेहतरीन जहां पर बहुत ही खास बात निकल कर आई है और वो है सीमेंट को लेकर। सीमेंट के दाम में लगातार बढ़ोतरी होने से रोड और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी काफी नाराज हैं। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर सीमेंट की कीमतों पर रोक नहीं लगाई गई तो ESMA यानी कि एस्मा जिसे आप कहते हैं, जो जरूरी सामानों के लिए कानून बनाया जाता है कि जिसकी जमाखोरी ना हो, इसके तहत सीमेंट कंपनियों पर एक्शन लिया जा सकता है। और बता दूं एस्मा में जो एक्शन होता है वो एक्शन उस लेवल तक होता है कि आप अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो इतनी जबरदस्त बात नितिन गडकरी साहब ने कही है इस इंटरव्यू में, आइए सुनते हैं। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से कार्टेल करके लोगों को एक प्रकार से सीमेंट का ब्लैक मार्केट करना उचित नहीं है। मैं ये कंपनियों की एक मीटिंग बुलाने वाला हूँ मैन्युफैक्चरर की, और मैंने अभी कुछ 10 सीमेंट की कंपनियां चलाने के लिए भी लेने की बात कर रहा हूँ जो हेवी इंडस्ट्रीज की बंद पड़ी हुई है। और अगर ये इसी प्रकार से अगर चलता रहेगा तो सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। सरकार इसमें बहुत संवेदनशील है और कठोर भूमिका लेने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी की मीटिंग में हमने सब कागज मंगा है, अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी हम इसके ऊपर निर्णय करेंगे। हमारे सिविल सप्लाई मिनिस्टर से भी बात हुई है, प्रधानमंत्री से भी बात हुई है। एक बार इनको कहेंगे कि कोई सीमेंट के प्राइस का मैकेनिज्म तैयार करो। जब डीजल के भाव नहीं बढ़े, जब आपके रॉयल्टी के जो चुनखड़ी लाते हो लाइन, उसकी रॉयल्टी के भाव नहीं बढ़े, आपका पावर के भाव नहीं बढ़े, किसी के कोई भाव सरकार ने बढ़ाए नहीं और आप फिर भाव क्यों बढ़ाते हो? तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार का जो चल रहा है, कुछ बड़े कंपनियों का कार्टेल बनाकर इसको रोकना होगा। हम उनको समझाएंगे, नहीं सुना तो इनके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे, ये हमने तय किया है। एक बार मीटिंग बुलाकर समझाएंगे, माना तो ठीक है, नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई के बिना नहीं रहेंगे। ये मैं आपके मार्फत उनको बता देना चाहता हूँ। तो नितिन गडकरी साहब जो कहते थे कि वो सीमेंट के दाम बढ़ने नहीं देंगे, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है सीमेंट की, साफ तौर पर हाईवेज बनाने के लिए कह रहे हैं कि कड़ा कार्रवाई करेंगे। ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज सुबह ही 10:10 पर सिर्फ CNBC आवाज़ पर।
लेकिन अनिल, मुझे याद है 2 साल पहले भी इन्होंने ऐसे ही बयान दिए थे। इन्होंने कहा था सीमेंट कंपनियां मान जाएं वरना इनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सीमेंट बड़ी मात्रा में इनको ज़रूरत है। और अभी भी देखिए अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल नहीं कर पाए हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि अपना जो लक्ष्य है रोड प्रतिदिन बनाने का उसको पूरा कर सकें। एक्चुअली 2 चीज़ें हो रही हैं सीमेंट सेक्टर को लेकर, और इस सेक्टर के फंडामेंटल्स इस लिहाज से थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। पहला, दाम घटाने का जो प्रेशर है न सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि डिमांड के लिहाज से भी थोड़ा सा मुश्किल होता दिख रहा है, क्योंकि जिन दामों पर सीमेंट बिक रही है वहाँ पर अब डिमांड नहीं आ रही। और हाल ही में 30 से 40 रुपए का अंदाजा है कि सीमेंट के दाम पिछले 3-4 दिनों में कम हुए हैं, खासतौर से साउथ में, जो कि इंडिया सीमेंट जैसी कंपनियों के लिए नेगेटिव है। दूसरा ये कि अगर सरकार पीछे पड़ जाए, और जाहिर सी बात है कि देखिए सीमेंट कंपनी में अगर किसी एक कमोडिटी में आपको कार्टेलाइजेशन ढूंढना है तो सबसे आसान काम है सीमेंट कंपनी में ढूंढना, क्योंकि लिमिटेड 5-7 प्लेयर हैं और वो आसानी से मिल जाते हैं, पुरानी दोस्ती है और वो आराम से कार्टेलाइजेशन करते हैं। तो इसलिए जो मंत्री जी कह रहे हैं उसकी बेहद अहमियत है, और इस लिहाज से मुझे लगता है कि सीमेंट कंपनी में फिलहाल तेजी करने का वक्त नहीं है। आप अगर आपके पास शेयर हैं तो बेच दें। कल भी हम कह रहे थे, परसों भी कह रहे थे, और अब कितना कमजोर हुआ तो वागले साहब। और एक बात और ऐड करता हूँ, पिछली बार जब कार्टेलाइजेशन हुआ था और वो आरोप सही साबित हुए थे तो सीसीआई ने एक बड़ा भारी जुर्माना लगाया था, और उस जुर्माने के ऊपर इन्होंने अपील किया था और इनको राहत मिल गई थी। लेकिन अब गडकरी साहब क्या कह रहे हैं? गडकरी साहब कह रहे हैं अब इस्मा में कार्रवाई होगी जहां पर राहत नहीं मिलती है, मुश्किल है। तो एक चीज इस पर नजर रखिए, और दूसरी चीज मानसून में सीमेंट शेयर नहीं चलते, मानसून आ रहा है। तो सर बताइए कौन सा अच्छा आ रहा है, बढ़िया आने वाला है, जमजमा कर बारिश होने वाली है। सर बताइए कौन से शेयर आपको कमजोर लगते हैं चार्ट देखकर? एक्चुअली ऑलरेडी कमजोर लग रहे थे 2-3 दिन से। दैट वाज द राइट टाइम टू सेल। एज ऑफ नाउ माय नंबर 1 पिक विल बी एन अल्ट्राटेक सीमेंट, 4172 है। शायद एक 30-40-50 रुपए की बाउंस है, उसमें बेचा जाए। मुझे लगता है ये 3950 की तरफ की मूव की शुरुआत है, फॉलोड बाय इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स थोड़ा सा ऑलरेडी गिर चुका है। अगर 187, 190 ये लेवल्स मिलते हैं, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूंगा बेचने के लिए। और हम एफएनओ की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिलीवरी बेचने की बात कर रहे हैं। शायद आपको 170, 168 के लेवल्स, मे बी 165 के लेवल्स अगले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं वागले साहब कि अगर आपके पास डिलीवरी है तब भी आप एक बार की बेच सकते हैं। इंडिया सीमेंट ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। तो दिग्गजों में डेफिनेटली अगर आप मुझे भी पूछेंगे तो अल्ट्राटेक टॉप सेल पिक है, नंबर 2 एसीसी, और मिड कैप्स में कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंडिया सीमेंट जो मेरे ख्याल से कल जिस तरह की कमजोरी के साथ बंद हुआ, नई गिरावट के संकेत ये। तो 2 दिन बाद शनिवार को इसके नतीजे आने वाले हैं इंडिया सीमेंट के। बाकी सारी सीमेंट कंपनियों का आ गया, अब देखना होगा इंडिया सीमेंट किस तरह से नंबर्स पेश करती है। इंडिया सीमेंट जो शॉर्ट कर रहे हैं उनके लिए ये डेटा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए सीमेंट कंपनियों पर राय। ब्रेक का वक्त है, और इस ब्रेक के बाद कुछ और सेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग है जहाँ पर एक्शन होने वाला है। साथ ही हमारे एक और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दिल्ली से विजय चोपड़ा साहब जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स, और रजत बॉस सर भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ने के लिए तैयार हैं। इन सबसे करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल था और दमदार होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, संदीप वागले साहब, नितिन मुरारका जी हमारे साथ थे दिल्ली से, अब विजय चोपड़ा साहब, और कोलकाता से रजत बोस जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। विजय जी बताइए, आज के आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे? मैं दो कॉल्स देना चाहूँगा। पहला जिंदल स्टील, जिसने काफ़ी रेजिलियंस दिखाया कल के बाजार में, रिजल्ट्स बहुत अच्छे पोस्ट किए थे। तो 111 पे क्लोजिंग था कल, और मुझे लगता है संभवतः कोई शॉर्ट टर्म के लिए इसको होल्ड करे तो 120-125 तक भी जा सकता है। इंट्राडे तौर पे कहना थोड़ा कठिन है, आज एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है ये अच्छा करना चाहिए। दूसरा स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, रिजल्ट्स भी अच्छे पोस्ट किए। 570 के स्तर पे कल बंद हुआ। इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट मैं रिकमेंड करूंगा 590 का दूंगा, और इसका एक स्टॉप लॉस भी रखें 564 का, जो कि मुझे लगता है रखना चाहिए ऐसे बाजारों में। बट दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा करना चाहिए। ओके, तो ये दो स्टॉक हैं जो खरीदने, जेएसपीएल और गोदरेज इंडस्ट्रीज। आइए रजत सर से बात करते हैं। रजत जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। बताइए आपकी पिक्स कौन सी हैं आज की?
मैंने 2 स्टॉक सेल करने के लिए रखा है और 1 स्टॉक चुना है जो कि कल वीक था लेकिन आज बाउंस बैक करेगा ऐसा उम्मीद करके बाय करने का सलाह दूंगा। पहले बाय करना का स्टॉक से शुरू करते हैं। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, इट हैज़ कम वेरी, ये बहुत नज़दीक आ चुका है अपना 200 डे मूविंग एवरेज के, तो इसीलिए वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लगा के, मैं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बात कर रहा हूँ, उसी के नीचे स्टॉप लगा के 145 और 147 ये दोनों टारगेट मान के खरीदारी करने का सलाह दे रहा हूँ। ये कल वीक था लेकिन आज जबकि ये 200 डे को टेस्ट करने वाले हैं इसलिए हमने बाई करने का ही सोच के रखा हूँ और ऐसे ही सलाह दे रहा हूँ। और जो 2 स्टॉक मैंने बेचना चाह रहा हूँ वो दोनों स्टॉक है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में। एक बैंक स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया जो कि कल काफ़ी वीक दिखाया था, मुझको लगता है ये आज भी वीक ही रहेगा। 144 रुपया 80 पैसा का स्टॉप लॉस से आप 136 और 133 इसमें बेचिए। कैश मार्केट का ही लेवल दे रहा हूँ क्योंकि बैन है नहीं है वो से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये लेवल्स जो है आज ही मिलने की उम्मीद है। और M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें छोटी मोटी कोई भी रैली आए जो कि 296 रुपया 50 पैसा में बंद देने के बाद में अगर ये 299 तक भी पहुंचा तो 307 रुपया 50 पैसा का स्टॉप लॉस से इसको बेचिए। 289 और 282 ये दोनों टारगेट मान के ये अगर फ्यूचर्स में ले सकते हैं तो अच्छा है क्योंकि 282 का टारगेट आज के दिन हासिल होगा, थोड़ा कम उम्मीद है। ओके, तो यह है राय आपके लिए M&M फाइनेंस में शॉर्ट करने की और टाटा ग्लोबल में लॉन्ग करने की, और बैंक ऑफ इंडिया है वायदा कारोबार के बैन में, लेकिन बैन में होने के बावजूद इंट्राडे के लिए आप ले सकते हैं ट्रेड शॉर्ट साइड पर, ये कह रहे रजत सर। ब्रेक का वक्त, और इस ब्रेक के बाद शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की। एक्सपायरी के दिन SGX निफ्टी 9400 के पार खुलने के संकेत देता है और प्रीमियम बची है 4 पॉइंट की, जो लगभग जीरो ही समझिए आप, और यानी कि 9400 पर खुलने के संकेत इस वक्त है। और एशिया मजबूत, हांगकांग के बाजार 180 पॉइंट ऊपर थे और अब देखिए ये थोड़े से ऊपरी स्तरों से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। शंघाई के मार्केट्स थोड़े से ऊपर थे और ये थोड़े से नीचे आते और हुए 40 पॉइंट से SGX निफ्टी भी 32 पॉइंट, तो थोड़ा थोड़ा लेकिन है मजबूत। चलिए देखते हैं कितनी मजबूती के साथ होती है आज की शुरुआत। रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर, स्टॉक 2020 का आपको बताएंगे अपडेट, और उसके बाद 9:15 से पूरा एक्शन शुरू होगा, और वो एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे हमारे 4 दमदार एक्सपर्ट, विजय चोपड़ा, रजत बॉस, नितिन मुरारका और संदीप वागले। छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा में बने रहिए।